हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मेथड जो कि है इनकम मेथड। पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, जहां हमने जो गुड्स पे वैल्यू ऐड हुआ था उसका कैलकुलेशन किया था, जहां हमने जीवीएमपी निकाला था। क्या निकाला बच्चा? जीवीएमपी, जीडीपी एमपी निकाला, जीडीपी एट एमपी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड। देखो बच्चों, इनकम मेथड में क्या ना, मुझे इनकम निकालना है। क्या निकालना बच्चा? इनकम। और इनकम से हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। क्या करना बच्चा? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अब इनकम की बात ये है ना, तो देश में अगर बात की जाए तो कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनको वेजेस मिल रहा है, सैलरीज मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप बन के वो काम कर रहे हैं, अपना ही कंपनी खोले, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। कुछ लोग कैपिटल लगा रहे हैं, कुछ लोग अपना ही बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो ये सारे इनकम को जोड़ के हम निकालेंगे इनकम मेथड से। क्या? आपका इनकम मेथड से निकालेंगे हम लोग, ठीक है बच्चा। डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालेंगे बच्चा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चा नेशनल इनकम। तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ, देखो डोमेस्टिक इनकम, जो कि NDPFC निकाल के देगा हमको। जैसे पिछले वाले में वैल्यू एडेड में क्या निकाल के दिया था? जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी, ठीक, निकाल के दिया था। इस वाले में हम निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम, जो होगा NDP एट एफसी, ठीक है बच्चा। तो डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो बच्चा, डायरेक्टली ये सब का वैल्यू दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? डायरेक्टली वैल्यू दिया, तीनों को ऐड कर दिया, कहानी खत्म। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली वैल्यू दिया होगा? बिल्कुल नहीं। अब पहली बात बता रहा हूँ कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज होता क्या है। जो एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है कि मान लो मेरा एक मकान है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, उस रेंट पे दे दिया, वहां से एक रेंटल इनकम आ रहा है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में वो रेंटल आ जाएगा। मान लो मैंने एक बुक लिख दिया, बुक लिखा, मैं ऑथर हूँ, एक बुक लिखा, जैसे बहुत सारे बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जितने ऑथर से वो बुक लिखे किसी पब्लिशर को हैंड ओवर कर दिए। पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, उसको बेचा, मार्केटिंग सेलिंग वाला सब काम पब्लिशर ने किया, ऑथर नहीं करता। ऑथर खाली बुक लिखता है। अब पब्लिशर से ना जो ऑथर है वो एक रॉयल्टी चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? रॉयल्टी। मान लो मेरे पास, मेरे मान छोड़ दो, सरकार की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार के पास रेलवे है, सारा रेलवे का कंस्ट्रक्शन किसने किया? सरकार ने किया। अब सरकार किसी एक प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर देती है, लो भैया ये मेरा एसेट्स है, ये लो, तुम इससे तुम बिजनेस करो, मुझे नहीं करना। लेकिन सरकार कुछ तो चार्ज करेगी ना उससे, क्योंकि एसेट तो सारा किसका है? सरकार का। पूरा रेलवे किसका है? सरकार का। प्राइवेट कंपनी को भले दे दी, लेकिन सरकार उससे एक अमाउंट लेगी जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं बच्चा? रॉयल्टी। वैसे हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल में हम इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट, ठीक, ये सब आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। और भाई कंपनी खोला, उसमें प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब होता है, यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड। जितने भी फैक्टर सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और उसके एंटरप्रेन्योर, जितने भी चीज़ आप खुद से कर रहे हैं, अपने ज़मीन में खुद से बिजनेस कर रहे हैं, अपनी ज़मीन में आप खुद लेबर बन के काम कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। इसका मतलब वेजेस भी आपको मिल रहा है, प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है, आपने कैपिटल लगाया उसमें ब्याज भी आप ही को मिल रहा है, सब कुछ आप ही को मिल रहा है, तो वो मिक्स्ड इनकम है। क्या बच्चा? मिक्स्ड इनकम मतलब अपने ही काम, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम खुद से कर रहा है और अपना ही कैपिटल सब कुछ लगा खुद कर रहे हैं, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी वहाँ पे जो भी इनकम आएगा उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इनकम, क्योंकि उसी मालिक को वेजेस मिल रहा है, उसी को कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी को रेंट भी मिल रहा है लैंड के बदले। तो क्या बताओ, उस प्रॉफिट को, सॉरी उस अमाउंट को क्या हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे? कितना कितना नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। क्या बोलता है बच्चा? मिक्स्ड इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो बच्चा, अब लाइन बाय लाइन चलते हैं, ये ब्रीफली बता दिया था। अब चलते हैं हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात थी कि एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, तो बदले में क्या मिलेगा उसको? वेजेस या सैलरी। तो पहला चीज, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या क्या खोजना पड़ेगा, क्या क्या कंपोनेंट खोजने पड़ेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए? पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है बच्चा। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो भी उसको वेजेस और सैलरी मिल रहा है कैश में उसको। दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक,
पेमेंट इन काइंड भी बोलते हैं इसको, पेमेंट इन काइंड। अब ये क्या होता है, वेजेस सैलरीज इन काइंड या पेमेंट इन काइंड होता क्या, देखो मान लो मुझे एक सैलरी लेना था, मैं सैलरी के बदले बोल रहा हूँ, मैं मान लो किसी फर्नीचर की दुकान में काम कर रहा हूँ, मैं बोला ऐसा सर इस बार मुझे सैलरी मत दीजिए, मुझे ये सोफा सेट दे दीजिए सैलरी के बदले, वो काइंड हो गया, मतलब आपने पैसा नहीं लिया, उसके बदले कुछ सामान ले लिया। ठीक, आप जैसे बोल सकते हैं रेंटल, जैसे होता क्या कि कुछ लोग कहीं बहुत दूर जाकर काम करते हैं तो उनको सैलरी दिया जाता है प्लस उनको हाउस रेंट अलाउंसमेंट दे दिया, मतलब कि आपके रहने के खर्चे का एक किराया दे दिया जाता है कि चलो ये 5,000 रुपये लीजिए, आप कहीं भी रूम लेके रह लीजिएगा, तो वो तो कैश दे दिया गया। लेकिन अगर कंपनी उसको एकोमोडेशन दे देती है, मतलब रूम ही दे देती है जिसमें रेंट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ रेंट, ठीक फ्री रेंट है, आपको एक रूम दे दिया गया, तो वो हो गया काइंड में। बात समझ में आया। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिहाफ में, एम्प्लॉयर्स जो जॉब में लगा है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉय के लिए कुछ पैसा सेव करती है प्रोविडेंट फंड में, कुछ पैसा वो उसके खाते में, प्रोविडेंट फंड वाले खाते में हर महीने जमा करती है, एम्प्लॉयर जमा करता है एम्प्लॉय के बिहाफ में, याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, क्योंकि नेशनल इनकम हमको जो ऐड करना है और इनकम मेथड है, ये क्या है, इनकम, इनकम हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है बच्चा, इनकम। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज का इनकम ऐड कर रहे हैं, बच्चा समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन में ना ये एम्प्लॉयज की जगह ना एम्प्लॉय दे देता है, तो एम्प्लॉय देता है तो एम्प्लॉय को मत लीजिएगा कंफ्यूजन करने के लिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की जगह कभी क्या देगा बच्चा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, क्या देगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आ गया तो भैया वो नेशनल इनकम या इनकम मेथड में ऐड, इनकम मेथड में वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। देखो पेंशन और रिटायरमेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसे जो एम्प्लॉयर है ना वो एम्प्लॉय को बोलता है ठीक है आप 10-15 साल काम करेंगे तो आपको 15 साल के बाद मैं आपके रिटायरमेंट में एक पेंशन अमाउंट दूंगा, रिटायरमेंट के टाइम पे, मतलब आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, आपने काम किया, उसके बदले ही ना आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है, तो वो हो जाएगा, आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। लेकिन ये जो ओल्ड एज पेंशन आता है, ओल्ड एज पेंशन जो मिलता है ना लोगों को, बूढ़े लोगों को हर महीने मिलता है, वो नेशनल ये इनकम मेथड में जोड़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बदले वो ओल्ड एज पेंशन के बदले वो कुछ भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उसको। बात में आया ट्रांसफर इनकम। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो इसमें करना क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो सबसे पहला चीज करना है हम लोग को, रेंट प्लस रॉयल्टी रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चारों को ऐड करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट किस में मिलता है, कोई जमीन उमीन दे दिया। रॉयल्टी किस में मिलता है, मान लो मैंने कोई बुक लिखा उस पर मुझे एक रॉयल्टी अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट, कैपिटल वगैरह में इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट, मैंने कोई बिजनेस चलाया उसमें मुझे प्रॉफिट मिला, तो ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़। और प्रॉफिट आता है कहाँ से, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। तो ये चार चीज़ को ऐड करना है, 1 2 3 4, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तीनों तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी कभी प्रॉफिट को घुमा देता है, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता है, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता है। होता क्या है, जब शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर परचेस करता है, ठीक है, शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर परचेस करता है, तो जब प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आया मतलब 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आया, वहाँ पे 100 शेयर होल्डर थे। कितने शेयर होल्डर्स थे, 100 शेयर होल्डर्स थे। तो 1,000 का जो प्रॉफिट है वो 100 शेयर होल्डर से बांट दिया जाएगा, कितना बटेगा, एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 10 रुपया, कितना मिलेगा, 10 रुपया। तो ये प्रॉफिट को बांटा गया, ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड, ठीक है। तो जब प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो क्या क्या खोजना है, पहला चीज़ डिविडेंड, ठीक। डिविडेंड में ऐड करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ता है सरकार को वो। दूसरा आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी कमाती है तो कुछ ना कुछ पैसा वो बचा के रखती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम यह है कि रिटेन अर्निंग, नेट रिटेन अर्निंग है, नेट रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो कमाया पैसा हमने रिटेन कर लिया, रख लिया। या कभी कभी इसको कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, कॉर्पोरेट सेविंग।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। तो कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी निकालने के लिए करना क्या है आपको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम तो समझ में आ गया। मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डायरेक्टली गिवन रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा छेड़खानी होने वाला नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें से मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है आपको, ये सारा फैक्टर दे दिया, और इसमें आपको वेज एंड सैलरीज इन काइंड वाला नहीं दिया, यानी पेमेंट इन काइंड नहीं दिया है, बाकी 3 चीज दिया है। तो जो नहीं दिया उसको आप जीरो मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? जीरो। खोजने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है? बात समझ में आया? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर नहीं गिवन है तो कैसे निकालना? वेजेस और सैलरीज इन कैश प्लस वेज एंड सैलरीज इन काइंड या पेमेंट इन काइंड प्लस एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ओल्ड एज पेंशन नहीं लेना है बच्चा, ठीक है? अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा? रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो 3 चीज दिया होगा, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो प्रॉफिट में टैक्स लगता है वो, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का प्रॉफिट का दूसरा 2 नाम है नेट रिटर्न अर्निंग एंड कॉर्पोरेट सेविंग। बात समझ में आ गया? तो ये है आपका फॉर्मूला। अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा करना क्या है बच्चा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन ने बोला क्या? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन, क्वेश्चन में दिया क्या बच्चा? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? हमको निकालना क्या? जीएनपी एट एफसी, ठीक है? लेकिन इनकम मेथड में क्या निकल के आता बच्चा? डोमेस्टिक इनकम। क्या निकल के आता बच्चा? डोमेस्टिक इनकम। अभी भी आप लोगों को बताया था क्या निकल के आता? डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। तो पहले स्टेप में हम एनडीपी एफसी निकालेंगे, ठीक है? एनडीपी एफसी निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, तो उसको हम इजीली कन्वर्ट कर देंगे जीएनपी एट एफसी। बात समझ में आया? तो एनडीपी एट एफसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एनडीपी एट एफसी निकालने का फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चा, मैं बस बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो तो क्या डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है? डायरेक्टली गिवन नहीं है तो मैंने आपको बताया था 4 कंपोनेंट हो सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड, पेमेंट काइंड वाला, ठीक है? और क्या क्या हो सकता है बच्चा? और क्या क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्या पेंशन ऑन रिटायरमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो फिर से देख लो एक बार। Wage and salary in cash, wage and salary in kind, employees contribution to social security on behalf of employees and pension on retirement। ये 4 फैक्टर। अब इन 4 चीज में से देखिए क्या गिवन है आपके पास। इन 4 चीज में देखिए, तो इन 4 चीज में बस आपको एक ही चीज दिख रहा है, ये वेजेस एंड सैलरीज। कितना? 2000। तो भैया 2000 लिख दीजिए, काम खत्म कीजिए। प्लस अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, ठीक है? 4 चीज। तो अब चारों चीज को जी रेंट इंटरेस्ट मिल गया एक, चलिए कितना? 700। रेंट इंटरेस्ट है आपका 700 प्लस उसके बाद कोई रॉयल्टी दिख रहा है आपको? रॉयल्टी नहीं दिख रहा। रेंट और इंटरेस्ट तो एक ही साथ आ गया, कोई खत्म। रॉयल्टी नहीं है, 0। प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन है। प्रॉफिट के लिए क्या क्या दिया हुआ है? एक कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है और तीसरा डिविडेंड दिया हुआ है। ये 3 चीज बताया था ना। प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो ये 3 अलग अलग कंपोनेंट दिए होंगे। कितना कितना? 500, 300 और 150, ठीक है? तो हो गया कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 500 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 300 प्लस डिविडेंड कितना है? 150 प्लस मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम की बात की जाए तो मिक्स्ड इनकम दिया ही नहीं तो 0 मान लो, कोई कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 2000 प्लस 700 प्लस 500 1200, 1200 प्लस 300 1500, 1500 प्लस 1650, 1650। तो ये हो गया आपका 3650 करोड़। तो एनडीपी एट एफसी आ गया, पहला स्टेप निकल के आ गया। क्वेश्चन ने मांगा क्या था बच्चा? बहुत बच्चे यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ना 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 ना, क्वेश्चन ने मांगा क्या है? जीएनपी एट एफसी। अब आपको निकालना है जीएनपी एट एफसी और आपके पास गिवन क्या है? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी क्लियर? नेट गिवन है, ग्रोस चाहिए। ग्रोस से नेट जाने में आप ग्रोस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, नेट से वापस ग्रोस में आने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए, ठीक है? उसके बाद डोमेस्टिक से जाना है कहाँ हमको? नेशनल में। तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे बच्चा? प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है?
और बाकी फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो इसमें कुछ कन्वर्सन की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गया। अब एनडीपी एट एफसी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन 3650 प्लस। अब डेप्रिसिएशन चाहिए, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, देखो 1 2 3 4 5 आइटम तो खत्म हो गया, बचा 2 ही आइटम, एक ये बचा है, एक ये बचा है, 2 ही आइटम बचा। अब ये दोनों में से देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का 2-3 नाम आपको मैंने बता रखा था, उसमें से ये एक नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन, यानी ये डेप्रिसिएशन है। कितना, 200। अब हमको चाहिए एनएफआईए। एनएफआईए देखिए कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 150 लिखा है, ये -150 -50 होगा, -50, ठीक है, तो माइनस में है, ठीक है। अब 3650 प्लस 200 कितना हो गया, 3850 प्लस माइनस -50, यानी हो गया 3800 करोड़। कितना हो गया बच्चा, 3800 करोड़। बात समझ में आ गया। तो ये था आपका GNP8FC, क्लियर। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डोमेस्टिक इनकम निकालना मतलब यहाँ पे कोई दूसरा स्टेप नहीं, यहाँ पहला ही स्टेप में काम खत्म हो जाने वाला है, यानी NDP8FC निकालिए, काम खत्म कीजिए। NDP8FC निकालिए और काम खत्म कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही था। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। रेंट और लॉयल्टीज तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट की जरूरत हमको नहीं है, वेजेस सैलरीज ये भी इसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग में, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन की जरूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि कन्वर्जन करना ही नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन करना होगा तो अभी NIT NFI और डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। रिटर्न अर्निंग ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, यानी प्रॉफिट के पार्ट को हम सर्कल कर लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटर्न अर्निंग एंड डिविडेंड, ये तीनों किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, ये तीनों प्रॉफिट में आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कन्वर्जन नहीं करना है, तो जो चीज़ का कन्वर्जन करना ही नहीं है तो इन तीनों की जरूरत हमको है ही नहीं बच्चा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये दे दिया डायरेक्टली, चेंज इन स्टॉक दे दिया है, ठीक है, -200, कितना, -200। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेंज इन स्टॉक की भी जरूरत हमको फिलहाल नहीं, क्लियर। चलिए अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बस एक ही चीज़ दिया, वेजेस सैलरी इन कैश एंड इन काइंड, कितना, 1700 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी से 1300 प्लस उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से कितना, 400 प्लस उसके बाद रिटर्न अर्निंग कितना है, 400 प्लस डिविडेंड कितना है, 300 प्लस मिक्स इनकम डायरेक्टली दे दिया गया हम लोग को 1400। चलिए ऐड कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, 1700 आपका हो गया यहाँ पे 16 2 24, 2400 प्लस 1400, आप सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। $4500 करोड़, ठीक है। कुछ गलती है क्या, 7 4 4 4 8 8 7 15 15, ठीक है, 2 4 5 5500 करोड़ आ गया। NDP8FC कितना आ गया बच्चा, 5500 करोड़ रुपया। बात समझ में आ गया। यहाँ तो हमको बस NDP8FC ही निकालना था। क्या बच्चा निकालना था, डोमेस्टिक इनकम यानी NDP8FC। कन्वर्जन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये कन्वर्जन वाले आइटम की ज़रूरत ही हमको नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोल दिया बच्चा, क्या निकालने के लिए बोल दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो सा इसको छोटा कर देते हैं, बोर्ड में जगह ज़्यादा मिल जाएगा हम लोग को, एरिया ज़्यादा चाहिए सॉल्यूशन के लिए। चलिए क्या क्या दिया, कंपनसेशन एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है, कम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है, ये कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है, सब्सिडीज, ठीक है, ये भी कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडीज दिया है तो NIT निकल जाएगा आपका। GDP8FC दे दिया, अब देखो GDP8FC दे दिया, हमको खोजना क्या बच्चा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस किस फॉर्मूला के अंदर आता है, NDP8FC आता है, NDP8FC में ही ना आपने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला था। मतलब ये गिवन है, मान लो इसकी बात नहीं होती, इसको 0 मान लेते हैं, इसको निकालना है, उस वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। तो हमको ये भी गिवन नहीं है, तो जो फिगर दिया हुआ है GNP8FC दिया हुआ है शायद, ठीक है, क्या दिया हुआ है, GDP8FC, तो GDP8FC दिया हुआ है, तो पहले इससे
हम ये निकालेंगे, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा दिया गया। तो पहले जीडीपी एफसी के थ्रू हम एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी चाहिए हमको, एनडीपी एट एफसी चाहिए हमको। गिवन क्या क्वेश्चन में, जीडीपी एट एफसी गिवन है, ठीक है। अब ग्रोथ में ऐसा क्या करेंगे, नेट में जाना है, ग्रोथ में हम डिप्रिसिएशन को सर माइनस करेंगे, कोई दिक्कत। डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एफसी सेम है, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो जीडीपी एट एफसी कितना दिया है, 650। डिप्रिसिएशन कितना दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना, 100, यानी हो गया 550 करोड़, 550 करोड़ आ गया। एनडीपी एट एफसी आ गया, कोई दिक्कत। अब एनडीपी एफसी आ ही गया है तो सेकेंड स्टेप करिए, एनडीपी एट एफसी इसको कीजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला, उसको हम जीरो मान लेंगे। तो एनडीपी एट एफसी कितना दिया, 550 करोड़। कंपनसेशन एम्प्लॉयज डायरेक्टली दे दिया इस बार हमको 300, ये तो हमको निकालना ही है, और एमआई जीरो है ही, ठीक है। 550 ये प्लस 300 इधर आ जाएगा तो कितना, माइनस 300 हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्सिंग को तो हटा ही दो, देयरफॉर ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 करोड़। कितना आ जाएगा बच्चा, 250 करोड़। बात समझ में आ गया, ₹250 करोड़। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। यहाँ तो डायरेक्टली हमको एनडीपी एट एफसी ही निकालना है। क्या निकालना बच्चा, एनडीपी एट एफसी, मतलब कोई कन्वर्जन हमको नहीं करना, सीधे डोमेस्टिक इनकम ही निकाल के देना है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज दिया ही हुआ है, कंपनसेशन एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कंपनसेशन एम्प्लॉयज डायरेक्टली दे दिया 2000 ऐड कर दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट इंटरेस्ट है 800 का, 800। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, कन्वर्सन करना नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स है, ये आ जाएगा, ठीक। ये डेप्रिसिएशन इसकी ज़रूरत नहीं है, सब्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ ये 2 आ जाएगा एज ए प्रॉफिट, 1 2 3 ये प्रॉफिट में आ जाएगा। तो प्लस 400 प्लस डिविडेंड कितना 300 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना 940, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसकी भी जरूरत नहीं। कन्वर्जन करना होता तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन करना ही नहीं है। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड कितना दे दिया 200। अब सिंपल से करिए आप ऐड, इन दोनों को पहले ही ऐड कर दीजिए, 2200 हो गया ये, प्लस 1200 1500 और 900 24 40, ठीक है, 464 4640 करोड़। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे किया जाए इनकम मेथड से। इनकम मेथड से सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम आता है एनडीपी एट एफसी, उसके बाद हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। वैसे जो भी क्वेश्चन ने बोला होगा निकालने के लिए एनडीपी एफसी निकालिए, उसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। बात समझ में आ गया। तो 2 मेथड्स हो गया बच्चे हमारे कंप्लीट। पहला हो गया वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है उसमें कौन सा मेथड मिलेगा बच्चों, कमेंट करके बताइए कौन सा मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। धन्यवाद।